नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 बातें। क्या दिक्कत है बेशरम रंग से? दूसरा, अखिलेश यादव जी को पॉलिटिक्स करनी है तो परीक्षा देनी होगी। और तीसरा, जस्टिस ताहिल रमानी ने किस बात की कीमत चुकाई। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त एक बार में हमारी आर्थिक सहायता करें। आपके आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में सुविधा रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या दिक्कत है बेशरम रंग से? बेशरम रंग जो आने वाली फिल्म शाहरुख खान की जो 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, पठान, उसका गाना है, और वो अभी 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ। उस गाने में, बेशरम रंग के गाने में दीपिका पादुकोण के ऊपर फिल्माया गया है। उन्होंने उस गाने में कुछ 6-7 तरह की बिकनी पहनी है, और उसमें एक बिकनी उन्होंने भगवा कह लीजिए, ऑरेंज कह लीजिए, जो भी रंग आपको वो होता है उसको, हालांकि अब मुस्लिम कुछ जगह के लोग कह रहे हैं वो चिश्ती रंग है, जो भी कह लीजिए, वो पहना है। और वो गाना सोशल मीडिया पे जबरदस्त हिट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि हिंदू संगठनों ने इस पिक्चर का, इस गाने का, दीपिका पादुकोण का, शाहरुख खान का, सबका विरोध करना शुरू किया। और इसके जो अगुआ थे, इसके जो सेनापति थे, वो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, गृह मंत्री हैं वहां पे। अब उनका ये कहना है कि अगर ये गाना नहीं हटाया तो मध्य प्रदेश में ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी। मुझे ये लगता है कि जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ ली है, तो ये देश संविधान से चलता है। मंत्री जी, आप मंत्री हैं, आपने संविधान की रक्षा की ली है। इस देश में एक सेंसर बोर्ड है, पिक्चरें उससे पास होती हैं। आपके अपने व्यक्तिगत, उससे आप राजा महाराजा नहीं हैं कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी, मुझे ये खराब लगी। आप मध्य प्रदेश में इसको रिलीज नहीं होने देंगे। ये बयान साफ साफ दर्शाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस लोकतंत्र तांत्रिक वैल्यूज में आपका कोई बिल्कुल विश्वास नहीं है। उनका जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ दे रहा हूं, वो मैं बता दे रहा हूं। उन्होंने इससे पहले भी इस तरह के बहुत स्टेटमेंट दिए थे, क्योंकि वो भी उस दौड़ में हैं कि इतने खराब स्टेटमेंट दो। उनका एक स्टेटमेंट अभी 2022 में था, जब वहां 2 समुदायों के बीच झगड़ा हुआ, कि पत्थर फेंकने वालों के घर को पत्थरों के ढेर बना देंगे। ये मंत्री जी बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई ये ऑफ द कफ नहीं। मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं पत्थर फेंकने वालों के घर को पत्थर का ढेर बना देंगे। फिर मंत्री जी को अक्टूबर 2022 में एक पिक्चर आ रही है आदिपुरुष, उसमें हनुमान जी के वस्त्र को लेकर उनको समस्या है। यहां पे बेशरम रंग में उनको दीपिका पादुकोण के वस्त्र को लेकर समस्या है। एक तो ये मंत्री लोगों को मालूम नहीं कहां से इतना टाइम मिल जाता है कि वो प्रोमोज और ट्रेलर और ये सब देखते रहते हैं। दूसरा, आपका काम क्या, और क्या वस्त्र पहने, कौन क्या वस्त्र ना पहने, ये नहीं है। खैर, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपके ये सब करने से आपकी जो पार्टी है वो हमारे यहां हर चीज को बांट दे रही है, रंग को बांट दे रही है। हालांकि भगवा पे अब तो मुसलमानों का एक समुदाय भी कह रहा है कि ये चिश्ती कलर है, ये हमारा कलर है, लेकिन भगवा हिंदुओं का, हरा मुसलमानों का। आपने फल बांट देने की कोशिश, खजूर मुसलमानों का, नारियल हिंदुओं का। जानवर बांट दे रहे हैं, बकरी बकरा मुसलमानों का, गाय बैल हिंदुओं के। जैसे मुसलमान खेती नहीं करता है, जब प्लेटलेट गिरते हैं तो बकरी का दूध लेने क्या हिंदू नहीं दौड़ता है? मालूम नहीं। तो ये बांटने का काम, क्योंकि आपको बांटने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, तो आप ये काम कर रहे हैं। इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत बिकनी से है, इनको दिक्कत बिकनी के रंग से है, इनको दिक्कत दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान से है। दीपिका पादुकोण से यह दिक्कत है कि वो जेएनयू का जब आंदोलन हुआ था कन्हैया कुमार के समय, अगर आपको याद हो, तो उस आंदोलन के समय ये जाके चुपचाप वहां खड़ी हो गई, जिसने कोई भाषण नहीं दिया था। और हर मेयर स्टैंडिंग देयर गेव दैट, वो एक है ना कि एक मॉरल वो देता है लोगों को कि मैं आपके साथ हूं। भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग कहीं कहीं राहुल गांधी के साथ चले, कोई कांग्रेसी थोड़े ही हैं, हर आदमी कांग्रेसी थोड़ी हो जाएगा, लेकिन दे गिव यू, एक आपको मॉरल ताकत मिलती है उससे कि भाई मैं भी आपके साथ हूं।
तो शाहरुख खान में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्यों समस्या? उसके उनके नाम क्या है, खान लगा है, पिक्चर का नाम पठान है, इसलिए उनके साथ कोई समस्या नहीं कि उनसे क्या दिक्कत है इनको। अब दीपिका को क्या है कि दीपिका और शाहरुख खान को इतना शेम करें कि ये दिक्कत ये थी इन लोगों की, इनको किसी तरह से मतलब इनके बारे में खराब बोलो। लेकिन स्पोर्ट्स का, खेल का, दुनिया का जो सबसे बड़ा महाकुंभ है, मतलब विच इज सपोज टू बी बिगर देन ओलंपिक्स, उस महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप का फुटबॉल फाइनल, दुनिया में सबसे ज्यादा खेलने वाला जाने वाला गेम फुटबॉल, उसमें हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे फुटबॉल की रैंकिंग में वर्ल्ड में बहुत नीचे, और जहां क्रिकेट छोड़ के कुछ नहीं होता है, जहां पे जितनी फुटबॉल खेलने वाली कंट्रीज हैं जो फाइनल और सेमीफाइनल में आती हैं, उनके यहां क्रिकेट नहीं होता है, ऐसी जगह पे हिंदुस्तान के दो लोगों को, दीपिका पादुकोण को टू अनवेल दी ट्रॉफी और शाहरुख खान को अपने पठान फिल्म को भी प्रमोट करने के लिए और जो भी काम के लिए उनको वहां पे एज गेस्ट बुलाया गया था दोहा में, कतर में, मतलब ये हो रहा था। और मेरे लिए एज एन इंडियन इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे देश के दो बेहतरीन अदाकार को वहां पे बुलाया गया, क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि इस देश में बुद्ध और गांधी के बाद, अगर दुनिया में कहीं चले जाइए, बुद्ध और गांधी के बाद मैं कह रहा हूं, तो अगर किसी चीज में आपको थोड़ा गर्व होगा, लोग आपको जानते हैं, वो हिंदुस्तान का बॉलीवुड, वो पिक्चरों की वजह से जानते हैं, चाहे राज कपूर की पिक्चर हो और उसमें शाहरुख खान की पिक्चरें भी बाहर बहुत पॉपुलर होती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिटोरिक है ना, ये जो बार बार इन लोग कहते हैं कि फिल्म बैन करो, इससे आगे निकलो, ये सम्मान की बात लो, ये सब नहीं है। एक चीज और समझ लीजिए कि जो मेरे हिसाब से क्या दिक्कत है, बेशरम रंग से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस समय चाइना से है। चाइना पे सवाल ना पूछे जाए, चाइना की बात किसी तरह से और सरका दी जाए, कोई और बात करो जिससे ये वाली बात ना हो। चाइना पे आप देश के साथ सही सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, आप चुप हैं, आप उस क्वेश्चंस को डॉज दे रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, आप कोई व्हाइट पेपर नहीं निकाल रहे हैं, आप कभी उस बात को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान आतंकवादी देश है वो कर रहे हैं, तो वहां से बिलावल भुट्टो आपको मालूम नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, आप उसमें धरना प्रदर्शन कर दे रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी पे। इन सबसे नहीं चलेगा। अब आप फिर ये कोशिश किए कि वो चाइना वाली बात ना हो, चाइना वाली बात आपके साथ चिपक रही है, और जब यहां आ गए हैं तो फिर से आपको लग रहा है कि भाई दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, आप रिकॉग्नाइज करो चाहे ना करो। आपकी जो सबसे चहेता फिल्म थी भाई 2019 में, अगर देखिए मोदी जी के ऊपर पिक्चर बनाई थी, विवेक ओबरॉय उसके हीरो थे, कितनी बड़ी हिट हुई थी आप जान ही लीजिए। तो अगर पिक्चर अच्छी है बुरी तो आम दर्शक तय करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेमानी चीज थी। आप चाइना से क्यों ध्यान हटाना चाह रहे हैं? साफ साफ बात बताइए पूरे देश भर को कि वहां मूल मामला क्या है। अब दूसरी बात, अखिलेश यादव जी को पॉलिटिक्स करनी है तो परीक्षा देनी होगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी 17 दिसंबर सैटरडे को सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि मुलायम सिंह यादव जी द्वारा 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक 17 पेज का उन्होंने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया था सीबीआई के, कि ये कह के कि सीबीआई का डॉक्यूमेंट है, और उसमें यह कहा गया था कि उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को क्लीन चिट सीबीआई ने दे दी है। किस केस में? कौन सा केस था? डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाला केस, आय से अधिक संपत्ति वाला केस। और इसमें मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और उनके दूसरे लड़के प्रतीक यादव, इन तीनों को मुलायम सिंह यादव ने 2019 में फाइल किया कि सीबीआई ने इसको मैं क्लीन चिट दिया और इसलिए हमें इससे बरी कर दिया जाए, और मामला दब गया था। सीबीआई ने इस 17 पेज का जो नोट था उसके लिए कहा है अभी कि इट वाज अ फेक डॉक्यूमेंट विच वाज सबमिटेड बाय मुलायम सिंह यादव। अब मुख्य बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं रहे, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा ऑफेंस यह भी बनता है, सबमिटिंग अ फोर्स डॉक्यूमेंट इन कोर्ट इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड भी एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरा आपके साथ शेयर कर लूंगा। वो इसलिए शेयर कर रहा हूं कि वो आप बैकग्राउंड समझ लें। ये सारे केस जो मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये 2007 से 2009 के बीच के केसेस हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाले केस, पुराने केसेस हैं। उसके बाद 15-20-16 साल हो चुका है। अखिलेश यादव, आप myneता.com पे चले जाइए, अखिलेश यादव गूगल करिए, उसमें देखिए तो अखिलेश यादव जी का जो एक्चुअल उनकी संपत्ति थी
उन्होंने 2004 में कन्नौज से उनका सफर शुरू हुआ एमपी का। उस समय उनकी जो टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ थी, जो उनका रिटर्न में आया है, वो 2.31 करोड़ थी, 2,31,00,000। 2022 में अभी जब वो एमएलए का इलेक्शन जीते हैं, उस समय जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, उसके अनुसार उनकी प्रॉपर्टी अब 40.14 करोड़, 40 करोड़ 14 लाख रुपए हो चुकी है। 2,31,00,000, 40 करोड़ 14। डिंपल यादव जी 2012 में, क्योंकि मैं नेता, मैं उस एफिडेविट से ले रहा हूं, बाकी नहीं, मैं उनकी संपत्ति थी 9.03 करोड़। 2019 में संपत्ति हो गई 37.78 करोड़। 2022 का जो नया एफिडेविट है वो लोड नहीं हुआ, इसलिए मैं वो नहीं, ये 2019 में ही वो 37.78, 37 करोड़ 78 लाख हो चुके थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2004 के बाद मेरे ही जितना वो है, अखिलेश यादव जी कोई ऐसा नौकरी नहीं कर रहे थे, कोई ऐसा व्यापार नहीं कर रहे थे, वो केवल नेतागिरी करते थे। ये बाकी लोगों को भी उनको बताना चाहिए कि कैसे वो 2 करोड़ से 40 करोड़ पे पहुंचे हैं। इस रास्ते का वो और शेयर करें तो अच्छा रहेगा। मैं एक व्यक्ति का और आप संपत्ति बता दे रहा हूं जिससे आपको भी रहे। राहुल गांधी की 2004 में संपत्ति थी 9.4 करोड़, myNeta.com से लिया है। 2019 में जब वो लास्ट इलेक्शन लड़े, वही लास्ट है, 15.88 करोड़। अब मैंने मुलायम सिंह यादव जी का मैंने जानबूझ के नहीं दिया, कोई गूगल करके ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है, क्योंकि अब वो रहे नहीं तो उस पर बात करना कोई मतलब नहीं। प्रतीक यादव जी का वहां उपलब्ध नहीं है। अब मैं जो ये कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी इसको कुछ कर लें, ये तो अब उनकी परीक्षा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सरकार की बात मान लेंगे। तो अभी भाई ये आपको समझ में आ ही रहा है कि पुराना केस गड़ा मुर्दा क्यों खोद के निकाला गया है, क्योंकि भाई जरा मैनपुरी दिखा दिया उन्होंने, खतौली में वो जीत गए। तो ये हो रहा है कि इनको कैसे, क्योंकि आज बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत आवश्यक है, तो अखिलेश जी को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। मेरा सिर्फ कहना यह है अखिलेश जी के लिए कि अखिलेश जी, अगर आप आज डरेंगे तो आप जीवन भर के लिए ये समस्या रहेगी, क्योंकि ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट वाला केस तो रहेगा ही रहेगा आपका। आप 2 करोड़ से 40 करोड़ पहुंचे हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको अंडू कर नहीं सकते हैं। तो फिर क्या डरना, क्योंकि ये आपको आने वाले दिनों में तय करना होगा कि आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कोई इसका मिड पाथ नहीं है। आज के दिन बीजेपी जाएगी, आम आदमी पार्टी आ जाएगी, मान लीजिए हम कांग्रेस को नहीं भी मान रहे हैं, कोई भी पार्टी आएगी, वो फिर अगर आप एक बार इन सब चीजों से डरेंगे तो वो आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर देगी। तो इसको मेरे हिसाब से कि आप इसको हेड ऑन लीजिए, साफ साफ इसको एड्रेस करिए, और जो होगा देखिए। फिर आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। तीसरी बात, जस्टिस ताहिल रमानी ने किस बात की कीमत चुकाई, ये आज एक पेपर की स्टोरी, आज या कल इंडियन एक्सप्रेस में निकला है। जस्टिस वीके ताहिल रमानी थी, मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। इनका सफर में थोड़ा सा बता दूं, इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ये बॉम्बे में प्रैक्टिस करती थी। 2001 में बॉम्बे हाई कोर्ट की जज बनी। फिर 2015 से 2018 के बीच में ये 3 बार एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे थी, और फिर वहां से इनका ट्रांसफर एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास कर दिया गया था। मद्रास 75 जजों की बेंच है, बड़ा कोर्ट है। इन्होंने जो इस समय के जो आका हैं उनके हिसाब से क्या क्या अच्छा नहीं किया था, इन्होंने बिल्किस बानो का केस जो अभी आप इतना सुन रहे हैं, उसमें लोअर कोर्ट के इन्होंने उसमें सजा कायम रखी थी। जो इस जितने लोग हैं इनके, और सजा ही नहीं कायम रखी थी, अपने जजमेंट में लिखाया था कि पुलिस ने कितना खराब इन्वेस्टिगेशन किया था। दूसरा इन्होंने काम यह किया था कि 2018 में जब देवेंद्र फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इनसे कहा था कि आप भीमा कोरेगांव केस की इंक्वायरी को हेड करिए। इन्होंने मना कर दिया था ये कह के, क्योंकि मैं सिटिंग हाई कोर्ट जज हूं और मैं गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटी अगर होंगी तो मैं इम्पार्शियल नहीं दिखूंगी। उन्होंने इसको मना कर दिया था। अब ये लोग तो याद रखते हैं, अच्छा तुमने मना किया था, ठीक है। उसके बाद का घटनाक्रम ये है कि 2019 में सरकार में दोबारा जीत के आते हैं, सारे नए मंत्री बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, सब लोग आते हैं, और 28 अगस्त 2019 को इनका ट्रांसफर 75 जज की बेंच से 3 जज जहां पे है मेघालय, वहां पे कर दिया जाता है चीफ जस्टिस। ये रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई मुझे यहीं पे रिटेन किया जाए, और अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करती हैं। वो कहते हैं नहीं,
इसको नहीं माना जाएगा, आपका ट्रांसफर कायम रहेगा। इसको आके ये अपना इस्तीफा दे देती हैं। हालांकि अक्टूबर 2020 तक इनका रिटायरमेंट अक्टूबर 2020 में था, ये इस्तीफा दे देती हैं। इस्तीफा दे देने के बाद इनके ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी लगा दी जाती है। जस्टिस रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे भाई, उसके बाद सबको पता ही है जस्टिस रंजन गोगोई साहब राज्यसभा पहुंच गए। अब अभी आज ये जो पेपर आया उसमें ये कहा गया है, एक रिटर्न सवाल पूछा किसी डीएमके के एमपी ने सदन में, वहां उसको बताया गया है कि 2019 में सीबीआई ने ये ऑलरेडी दे दिया था, जिसकी बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इनके अगेंस्ट कोई इस तरह का केस है जिसमें नहीं बनता है, जिसमें कॉन्ग्रेचुलर ऑफेंस हो। अब जनरल आप किसी के ऊपर कुछ कीचड़ उछाल दिए। मेरा सिर्फ प्रश्न एक ये है कि एक महिला एक चीफ जस्टिस की कुर्सी पे पहुंच के अगर उसको इस तरह से हैरेस किया गया है, तो वो व्यक्ति, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब आज ये क्लीन चिट आ गई है, तो क्या उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए? सोचिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सोचिएगा कि एक महिला को अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दिलवाने ऐसी सर्कमस्टेंसेस कर दी जाती हैं कि उसको इस्तीफा दे, ये कितना न्यायोचित है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।